शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं। अगर प्राचीन ईरान के उन विशाल और सुनहरे रेगिस्तानों की या उन बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों की कल्पना की जाए जहां से सिल्क रोड के व्यापारिक काफले कभी गुजरा करते थे, तो एक बहुत ही अलग तरह की तस्वीर जहन में उभरती है। हाँ, बिल्कुल एक अलग ही दुनिया लगती है वो। एकदम। आज ये सोचना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन 7वीं सदी से पहले, जिसे पारस या आर्याना कहा जाता था, उस विशाल भूमि की हवाओं में भगवान बुद्ध की करुणा और शांति के विचार बहुत गहराई से रचे बसे थे। और आज की इस विशेष गहन चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य इसी बात को समझना है। हम ईरान और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के उसी स्वर्णिम इतिहास को परत दर परत खोलने वाले हैं। और ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, मतलब ये एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जो ये समझाती है कि कैसे विचार और दर्शन अपनी भौगोलिक सीमाओं को पूरी तरह पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सत्य और शांति की जो शिक्षाएं हैं वो किसी एक क्षेत्र या संस्कृति तक सीमित रहने के लिए नहीं बनी थी। बिल्कुल नहीं। भारत की जमीन से निकली बुद्ध की शिक्षाओं ने सीमाओं को पार कर एक वैश्विक रूप लिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये महज एक धार्मिक विस्तार नहीं था, बल्कि सभ्यताओं का मिलन था एक तरह से। बिल्कुल, दुनिया की कुछ सबसे महान सभ्यताओं की एक बहुत ही खूबसूरत मिलन की शुरुआत थी है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत, फारस और मध्य एशिया ने मिलकर ज्ञान और कला का जो साझा अध्याय लिखा, उसका प्रभाव आज भी हमारे आसपास मौजूद है। तो इस ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत उस दौर से करते हैं जो अपने अपने कई पुरानी धारणाओं को तोड़ता है। हाँ, अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं इस कालखंड को समझने में। सही कहा। आमतौर पर इतिहास पढ़ते हुए एक धारणा बन जाती है कि बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार महान सम्राट अशोक के काल में ही हुआ था। जी, लेकिन कहानी अशोक के समय से सदियों पहले शुरू हो जाती है। ये समय था सीधे भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के ठीक 7वें सप्ताह का। बिल्कुल। बोध गया में राजायतन वृक्ष के नीचे बुद्ध विराजमान थे। उसी दौरान प्राचीन उत्कल, जिसे आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, वहां से 2 व्यापारी अपने काफिले के साथ उस रास्ते से गुजरे। और उन व्यापारियों के नाम थे तपुस्सा और भल्लिक। हाँ, तपुस्सा और भल्लिक। तो बुद्ध के आभा मंडल को देखकर वे प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध को भोजन कराया। और यहीं एक बहुत ऐतिहासिक घटना घटी। ये दोनों व्यापारी बुद्ध के पहले द्विवाचिका उपासक बने। यहाँ इस द्विवाचिका शब्द को थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, समझाइए। हम सब जानते हैं कि बौद्ध परंपरा में त्रिशरण का बहुत महत्व है, यानी बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाना। जी। लेकिन उस समय ज्ञान प्राप्ति के महज 7वें सप्ताह में संघ की स्थापना ही नहीं हुई थी। इसलिए तपुस और भल्लिक ने केवल बुद्ध और धम्म, बस इन 2 की ही शरण ली। इसीलिए उन्हें इतिहास में द्विवाचिका या 2 वचनों वाले उपासक कहा गया है। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू है। और इसके बाद जो हुआ उसने तो इतिहास की दिशा ही तय कर दी। बिल्कुल। वापस लौटते समय तपुस और भल्लिक ने भगवान बुद्ध से उनके स्मरण के लिए कुछ मांगा, तो बुद्ध ने उन्हें अपने सिर के 8 बाल दिए, जिन्हें बौद्ध परंपरा में केज धातु कहा जाता है। हाँ, केज धातु यानी किसी महान भिक्षु या स्वयं बुद्ध के शरीर के वो पवित्र अंश जिन्हें श्रद्धा के प्रतीक के रूप में सहेजा जाता है। और यहीं से उस सिल्क रोड की कहानी धम्म से जुड़ जाती है। और ये जुड़ाव इतना गहरा इसलिए था क्योंकि जो भल्लिक थे वो मूल रूप से प्राचीन और बहुत ही समृद्ध शहर बल्ख के रहने वाले थे, जो आज के अफगानिस्तान में है। हाँ, वही बल्ख जो बैक्ट्रिया या उत्तरी अफगानिस्तान का हिस्सा था और सिल्क रोड का एक बड़ा पड़ाव माना जाता था। तो जब भल्लिक अपने गृहनगर बल्ख पहुंचे तो उन्होंने उन पवित्र केशों के ऊपर एक विशाल स्तूप और विहार बनवाया। और उसी विहार को नवा विहार का नाम दिया गया था। बिल्कुल, नवा विहार। ये बहुत असाधारण बात है कि बुद्ध के अपने जीवन काल में ही, और वो भी किसी भिक्षुक के जरिए नहीं बल्कि व्यापारियों के जरिए, धम्म मध्य एशिया के हृदय तक पहुंच गया था। ये नवा विहार आगे चलकर इतना प्रभावशाली हुआ कि बल्ख को पूर्वी मक्का और बुद्धों का शहर तक कहा जाने लगा। और एक और दिलचस्प तथ्य ये भी है कि उसी काफिले के दूसरे व्यापारी यानी तपुस ने उन केशों का एक हिस्सा लेकर पूर्वी दिशा की यात्रा की, म्यांमार की तरफ। हाँ, आज जो म्यांमार में विश्व प्रसिद्ध श्वेदागोन पगोड़ा है, उसकी मूल नींव उन्हीं केशों पर रखी गई थी। तो एक ही घटना से पूर्वी एशिया और मध्य एशिया दोनों तरफ ज्ञान की धाराएं निकल पड़ी। ये सच में बहुत ही अद्भुत है। तो अब इस कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं।
ईसा पूर्व 3री शताब्दी की ओर। ये मौर्य साम्राज्य का चरम काल था। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हो चुका था और कलिंग युद्ध भी हो चुका था। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो धम्म विजय का मार्ग चुना, उसने विस्तार के नए प्रतिमान गढ़े। अशोक ने स्पष्ट कर दिया था कि वास्तविक विजय हथियारों की नहीं बल्कि विचारों और करुणा की होनी चाहिए। और अशोक की नीति सिर्फ उनके अपने साम्राज्य तक तो सीमित नहीं थी। उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शांति दूतों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा। ये दूत पश्चिम में यूनानी राजा अंतियोकस द्वितीय के साम्राज्य तक पहुंचे। और अंतियोकस द्वितीय का साम्राज्य मतलब आज का पूरा ईरान, पार्थिया और बैक्ट्रिया का क्षेत्र। बिल्कुल। इन क्षेत्रों में जब धम्म के दूत पहुंचे तो वहां के लोगों ने इस दर्शन को बहुत तेजी से अपनाया। पार्थिया और बैक्ट्रिया के हजारों लोगों ने बुद्ध के मार्ग को अपना लिया। और फिर जब कुषाण साम्राज्य का दौर आता है तो ये पूरी प्रक्रिया और भी ज्यादा विशाल हो जाती है। कुषाण काल में सिल्क रोड सिर्फ मतलब रेशम या मसालों का मार्ग नहीं रह गया था, वो एक इंफॉर्मेशन हाईवे बन चुका था। एकदम सही शब्द, इंफॉर्मेशन हाईवे। विचार, कला और दर्शन इसी रास्ते से सफर कर रहे थे। इसी दौर में बामियान की उन विशाल बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था, जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई थीं। वो कोई साधारण मूर्तियां नहीं थीं, वे इस बात का जीवंत प्रमाण थीं कि उस पूरे क्षेत्र में धम्म की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी थीं। और इसी दौर में सिल्क रोड के इसी समय में एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक व्यक्तित्व का जिक्र आता है, अंशगाओ का। हाँ, अंशगाओ। प्राचीन काल के वैश्वीकरण को समझने के लिए उनका जिक्र बहुत जरूरी है। वो कोई साधारण भिक्षु नहीं थे। वो दरअसल एक पार्थियन यानी ईरानी राजकुमार थे। एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ दिया? बिल्कुल। एक ईरानी राजकुमार का अपना राजपाट छोड़ देना, भिक्षु बनना और फिर चीन की यात्रा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उनका योगदान सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं था। इतिहास में पहली बार चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद अंशगाओ ने ही किया था, जो कि कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। आसान तो दूर, ये एक भयंकर चुनौती थी। भारतीय दर्शन और शब्दावली को एक ऐसी भाषा में अनुदित करना जिसका अपना पूरा एक अलग दार्शनिक ढांचा हो। चीनी भाषा में निर्वाण या धम्म के लिए कोई सटीक शब्द थे ही नहीं। तो उन्होंने इसे कैसे संभाला? उन्होंने शुरुआत में ताओवादी शब्दावली का इस्तेमाल किया ताकि चीनी लोग भारतीय दर्शन के गूढ़ अर्थों को समझ सकें। एक ईरानी राजकुमार द्वारा भारतीय दर्शन का चीनी भाषा में अनुवाद ज्ञान के भौगोलिक विस्तार का इससे बेहतरीन उदाहरण मिलना मुश्किल है। ये सच में ज्ञान के लेन देन का एक असाधारण स्तर है। और इसी सांस्कृतिक समन्वय की एक और बेहद महत्वपूर्ण कहानी है जो राजनीति से शुरू होती है। ईसा पूर्व 305 का समय था। सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर का दौर। हाँ, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हुई, और इस संधि को स्थायी रूप देने के लिए राजकुमारी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से तय हुआ। महारानी हेलेना की कहानी इस पूरी चर्चा में बहुत खास है। उनके पिता यूनानी थे, लेकिन उनकी माँ एक ईरानी महिला थी। तो उन पर फारसी प्रभाव था, गहरा प्रभाव था। फारसी संस्कृति और कला का असर उन पे साफ था। और सबसे अहम बात यह है कि जब वे मगध की महारानी बनने के लिए गांधार और बैक्ट्रिया से होते हुए पाटलिपुत्र आ रही थी, तो ये वही क्षेत्र था जहां धम्म फूल रहा था। मतलब वो रास्ते में ही बुद्ध के विचारों से परिचित हो गई थी। बिल्कुल। पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद उन्होंने सिर्फ भारतीय जीवन शैली को ही नहीं अपनाया, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। एक विदेशी मूल की राजकुमारी जो यूनानी और फारसी संस्कृतियों के बीच पली बड़ी थी, वो एक भारतीय दर्शन में पूरी तरह से विलीन हो गई। इतिहास तो ये भी बताता है कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय पूरी तरह से भिक्षुओं की सेवा में ही व्यतीत किया था। हाँ, और उनका प्रभाव केवल राजमहल तक नहीं रहा। उनके साथ जो कलाकार और शिल्पकार आए थे, उनकी वजह से कला में एक अभूतपूर्व परिवर्तन दिखा। मौर्य कला में जो यूनानी और ईरानी प्रभाव दिखता है, उसका बड़ा श्रेय इसी मिलन को जाता है। कला के इस संगम को समझना बहुत जरूरी है। अगर सारनाथ के अशोक स्तंभों को करीब से देखा जाए तो उन पर जो चमकदार पॉलिश है, जिसे मौर्य पॉलिश या ओप कहा जाता है, उसकी तकनीक सीधे तौर पर परसेपोलिस और प्राचीन अखिमेनिड साम्राज्य की कला से प्रेरित थी। और पाटलिपुत्र के महलों के अवशेष भी ईरानी वास्तुकला की याद दिलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ नकल नहीं थी। तकनीक भले ही ईरानी या यूनानी थी, लेकिन जो भावना और प्रतीक उकेरे गए,
जैसे कमल, सिंह और धम्मचक्र, वो पूरी तरह से भारतीय और बौद्ध दर्शन से जुड़े थे। ये 3 सभ्यताओं की कला का एक जादुई संगम था। और जब वास्तुकला और ज्ञान के केंद्रों की बात हो रही है तो हमें वापस बल्ख के उसी नवा विहार की ओर चलना होगा जिसकी नींव भल्लिक ने रखी थी, जिसे फारसी में नौबहार कहा जाने लगा था। हाँ, नौबहार। समय के साथ ये सिर्फ एक स्तूप नहीं रहा, ये मध्य एशिया का नालंदा बन चुका था, एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहां दूर दूर से छात्र आते थे। चीन से लेकर मध्य पूर्व तक के छात्र यहाँ दर्शन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान पढ़ने आते थे। ह्वेनसांग जैसे यात्रियों ने इसकी भव्यता और पुस्तकालयों का बहुत सजीव चित्रण किया है। और नवा विहार की यही भव्यता हमें इतिहास के एक ऐसे मुकाम पर लाती है जहां भाषा और संस्कृति का एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। आप बर्मक परिवार की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। नवा विहार के जो अधिष्ठाता होते थे, यानी मुख्य प्रशासक, उनका एक विशेष पदनाम था। और ये पदनाम इस्लामिक स्वर्ण युग की कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। ये इतिहास की सबसे रोचक कड़ियों में से एक है। नवा विहार के मुख्य प्रशासक को बर्मक कहा जाता था। अपभ्रंश होते होते ये फारसी और अरबी में बर्मक बन गया। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में जब मध्य एशिया और ईरान पर अरबों की विजय हुई तो परिदृश्य बदल गया। इस बदलाव में इसी बर्मक परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो बगदाद चले गए। और फिर वे अब्बासिद खिलाफत में, विशेषकर खलीफा हारून अल रशीद के दरबार में सबसे शक्तिशाली वजीर बने। बगदाद के उस स्वर्णिम काल में बर्मक परिवार ने जो काम किया, उसने पूरी दुनिया के ज्ञान विज्ञान की दिशा तय कर दी। उन्होंने अपने उसी प्रमुख वाले स्वभाव और ज्ञान के प्रति समर्पण को बनाए रखा। बगदाद में एक विशाल अनुवाद आंदोलन की शुरुआत की। भारत से सुश्रुत और चरक की परंपरा के विद्वानों को बुलाया और वहीं से अरबी में अनुवाद शुरू हुए। बिल्कुल। आयुर्वेदिक ग्रंथों, गणित, खगोल शास्त्र, पंचतंत्र और बौद्ध दर्शन के अनगिनत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। हाउस ऑफ विजडम की नींव पड़ रही थी। ये अभियान इतना व्यापक था कि सदियों बाद यही अरबी अनुवाद यूरोप पहुंचे और उन्होंने यूरोपियन पुनर्जागरण का आधार तैयार किया। हालांकि 803 ईस्वी आते आते राजनीतिक कारणों से हारून अल रशीद ने इस बर्मक परिवार का दमन कर दिया, लेकिन ज्ञान की जो लौ उन्होंने जलाई थी वो नहीं बुझी। अलिफ लैला की कहानियों और फारसी साहित्य में उनका वैभव आज भी अमर है। इस पूरी यात्रा को देखने के बाद एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या आज भी ईरान या मध्य एशिया की संस्कृति में उस प्राचीन बौद्ध धर्म का कोई प्रभाव बचा है? ये सवाल तो जहन में आता ही है। अगर पुरातात्विक अवशेष देखें तो आज भी ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में प्राचीन विहारों के खंडहर मौजूद हैं। स्थापत्य कला में बौद्ध और पारसी वास्तुकला एक साथ दिखती है। और भाषा में भी ये संगम बहुत साफ है। जैसे फारसी और उर्दू में जो बुद्ध शब्द है, जिसका अर्थ मूर्ति होता है, उसकी उत्पत्ति बुद्ध शब्द से ही हुई है, क्योंकि उस समय बुद्ध की प्रतिमाएं ही सबसे ज्यादा पूजी जाती थी। और पीर शब्द में भी वही प्राचीन बौद्ध गुरु शिष्य परंपरा का अक्स दिखता है। लेकिन इन सबसे गहरी चीज है आध्यात्मिक निरंतरता। वो कैसे? 7वीं सदी के बाद राजनैतिक सत्ता बदली, विहार मस्जिद या मदरसे बने और भिक्षु पलायन कर गए, लेकिन बुद्ध का दर्शन उस क्षेत्र की आबोहवा में हमेशा के लिए घुल गया। सूफी परंपराओं में ये प्रभाव स्पष्ट है। सूफी परंपराओं में इस प्रभाव को हम किस तरह से देख सकते हैं? सूफीवाद में ध्यान की जो गहराइयां हैं वे विपश्यना के बहुत करीब हैं। सूफी दर्शन में फना हो जाने का जो सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म के निर्वाण से सीधे मेल खाता है। सूफी दरवेशों का भिक्षाटन और भौतिक संसार से विरक्ति उसी प्राचीन भिक्षु विरासत की प्रतिध्वनि है। रूप और शब्दावली जरूर बदल गई, लेकिन मूल भावना वही रही। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकाला जाए तो ये इतिहास हमें सिखाता है कि करुणा और सत्य की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। कोई भी रेगिस्तान या सरहद विचारों की शक्ति को नहीं रोक सकती। बिल्कुल। ये केवल कुछ राजाओं या भिक्षुओं की कहानी नहीं है। ये भारत, फारस और मध्य एशिया की महान संस्कृतियों के एक खूबसूरत मिलन की कहानी है, जिसने दुनिया को एक अनमोल खजाना दिया। इस चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सामने आता है जिस पर हर किसी को गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या है? जब हम आज आधुनिक विज्ञान या यूरोपीय दर्शन का इतिहास पढ़ते हैं तो बगदाद के विद्वानों और अरबी अनुवादों का बहुत जिक्र आता है।
दुनिया उनकी सराहना करती है। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि उन अनुवादों के पीछे, उस पूरे ज्ञान क्रांति के बीज में असल में प्राचीन बल्ख के उसी नवा विहार के प्रमुख यानी बर्मक परिवार और भारत की मिट्टी का योगदान छिपा था। ये सच में बहुत ही गहरी बात है। शायद दुनिया का ज्ञान कभी किसी एक सभ्यता या देश की जागीर नहीं रहा, वो तो हमेशा से एक बहती नदी रहा है, जो भारत से निकली, बल्ख के विहारों में ठहरी, बगदाद के दरबारों में संवरी और फिर पूरी दुनिया को रोशन करती चली गई। ज्ञान की ये नदी सरहदों को नहीं मानती। धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं